क्या खोया पाने के लिए तुम, क्या खोया पाने के लिए जो किस्मत को दोष देते हो, जो किस्मत को दोष देते हो। घंटों का हल सुलझाने के लिए तुम, घंटों का हल सुलझाने के लिए पूरे दिन का वक्त लेते हो। किस्मत को क्यों दोष देते हो, किस्मत को क्यों दोष देते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार अपने YouTube चैनल भोजपुरी पढ़ाई में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गुप्त वंश के बारे में। दोस्तों, तो आपको मैं बता दूं कि जैसा कि हम जानते हैं, पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था गुप्त वंश के ही बारे में, और उसमें हम लोगों ने जाना था जो प्रमुख शासक हुए, जो जैसे कि श्रीगुप्त के बारे में हम लोगों ने जाना था, घटोत्कच के बारे में जाना था, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में जाना था और समुद्रगुप्त के बारे में जाना था। दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हुए आगे जानेंगे समुद्रगुप्त के बाद कौन से शासक हुए गुप्त वंश में। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपको कुछ चीज़ों को मैं रिमाइंड करा देना चाहता हूँ। पिछले वीडियो में अगर आप नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ लिंक, आप वहां से देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप उसको देखते हैं पिछले वीडियो को तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा मेरे ख्याल से। और चूंकि आज हम जो बात करेंगे 4 शासकों को छोड़कर बात करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में चर्चा कर लिया है। तो चलिए सबसे पहले आपको रिमाइंड करा देना चाहता हूं कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था शासकों के क्रम के बारे में। तो अगर हम बात करें दोस्तों शासकों के क्रम के बारे में, तो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, क्योंकि उस वीडियो में मैंने 4 ही शासकों के बारे में बताया था और उसके शासनकाल के बारे में लिखा था। आज दोस्तों मैंने कुछ इंक्लूड किया है, जैसे शासकों का क्रम जो है उसमें 2 शासकों को आज हम पढ़ेंगे। इसके पहले वाले में 4 शासकों के बारे में पढ़ा था। आज हम 2 शासकों के बारे में पढ़ेंगे और उनसे जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारियां होगी मैं देने का प्रयास करूंगा। और चलिए दोस्तों, तो बताते हैं आपको शासकों का क्रम। सबसे पहले आपको रिमाइंड करा दें, पिछले वीडियो में भी कराया था, फिर से रिमाइंड करा देना चाहता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। शासकों का क्रम अगर गुप्त वंश में देखा जाए दोस्तों, तो सबसे पहले आता है श्रीगुप्त का नाम, जिसका शासनकाल आता है 240 से 280 ईस्वी तक। उसके बाद घटोत्कच का नाम आता है और इसका शासनकाल रहता है 280 से 320 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है शासनकाल चंद्रगुप्त प्रथम का, और चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल कब से कब होता है? 320 से 335 ईस्वी तक शासनकाल इसका रहता है। उसके बाद शासनकाल आता है हमारा समुद्रगुप्त का। किसका? समुद्रगुप्त का। और समुद्रगुप्त का शासनकाल जो रहता है 335 से 380 ईस्वी तक रहता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आज हम बात करेंगे 2 शासकों के बारे में, जिसका नाम आता है रामगुप्त और उसके बाद नाम आता है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी हम जानते हैं। तो विशेष तौर पर हम बात करेंगे रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों रामगुप्त के बारे में। तो रामगुप्त के अगर हम बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले तो इनका शासनकाल अगर देखें तो शासनकाल की बात करें तो 380 ईस्वी से इनका शासन शुरू होता है, क्योंकि समुद्रगुप्त का अंतिम शासनकाल जो रहता है 380 ईस्वी तक ही रहता है। उसके बाद से इनका पुत्र 2 हुए, समुद्रगुप्त के 2 पुत्र हुए। समुद्रगुप्त के 2 पुत्र कौन कौन? रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। दोस्तों रामगुप्त के बारे में वैसे तो इतिहास में अधिक जानकारियां नहीं दी गई है, फिर भी जितना भी है फिर भी मैंने प्रयास किया है कि बहुत जगह से मैंने ढूंढा है रामगुप्त के बारे में, और मैंने प्रयास किया कि अधिक से अधिक जानकारियों को मैं दे पाऊं ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि
रामगुप्त के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले तो इनका अगर विश्लेषण करें तो रामगुप्त जो था पुत्र किसका था? समुद्रगुप्त का। रामगुप्त समुद्रगुप्त का पुत्र था और इसका एक और भाई था जिसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। अब इन दोनों के शासनकाल में किस तरह से उतार चढ़ाव आता है इसके बारे में जाना। दोस्तों रामगुप्त के बारे में बताया जाता है कि समुद्रगुप्त के बाद तो वैसे बहुत सारे जगहों पर आपको मिल जाएंगे कि समुद्रगुप्त के बाद जो शासक के रूप में हुआ उसका नाम आता है हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय। कहीं कहीं आपको ये भी देखने को मिलेगा, कहीं कहीं अल्प समय तक इसका शासनकाल रहता है हालांकि रामगुप्त का। इसलिए हमको लगता है कि कहीं कहीं लेखकों ने ऐसा छोड़ दिया है, रामगुप्त को न के बराबर समझा है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, रामगुप्त का भी शासन होता है, लेकिन रामगुप्त के बारे में दोस्तों बहुत कम ही डिस्क्राइब मिलता है कहीं भी, क्योंकि रामगुप्त का जो शासनकाल रहता है बहुत अल्प समय के लिए रहता है। क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय जो था समुद्रगुप्त का पुत्र, ये रामगुप्त को मार देता है। और मारता क्यों है दोस्तों? देखिए इसमें होती है कहानी, ये स्टोरी है कि चलिए देखते हैं ताकि आपको भी याद रहे। सबसे पहले तो हम इसके बात करें 380 ईस्वी में इनका शासनकाल आता है। किसका? रामगुप्त का। रामगुप्त का 380 ईस्वी में शासनकाल आता है जब समुद्रगुप्त का मृत्यु हो जाता है। तो 380 ईस्वी में इसका शासनकाल आता है। ये क्या था? अयोग्य शासक था। रामगुप्त जो था ये अयोग्य शासक था, जिसके कारण क्या हुआ कि शकों का प्रभाव बढ़ गया, इसके साम्राज्य पर शकों का प्रभाव बढ़ गया और शकों के प्रभाव बढ़ने के कारण विवाद हुए और इसमें ये अयोग्य होने के कारण ये हार गया, ये पराजित हुआ शकों से। शकों से पराजित होने के पश्चात शकों के कुछ बहुत ही अजीब तरीके के शर्त लगे और उस पराजय में बहुत अपमानजनक शर्त लगी। और उस शर्त में थी क्या चीजें? तो दोस्तों इस शर्त में बहुत ही अपमानजनक शर्तें रखी गई थी शकों के द्वारा। इसमें हुआ क्या था कि रामगुप्त को अपनी पत्नी को शक राजा को देना था और इस निष्कर्ष को लेकर इसने स्वीकार भी कर लिया था। रामगुप्त ने अपनी पत्नी को शक राजा को देने के लिए स्वीकार भी कर लिया था। हालांकि इसका जो छोटा भाई था चंद्रगुप्त द्वितीय, ये अपना अपमान समझा कि आखिर क्यों ऐसा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि पता चला कि रामगुप्त ने तो स्वीकार कर लिया है, मतलब अपनी बीवी को देने के लिए शक राजा को। फिर भी ऐसा हुआ, निष्कर्ष तो निकल चुका था, शर्त मंजूरी हो चुकी थी। इसलिए दोस्तों इन सारे शर्तों को, शक राजा के इन सारे शर्तों को फॉलो करते हुए रामगुप्त स्वीकार तो कर लिया, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय जो था इसका भाई, इसका छोटा भाई, उससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने ये सोचा कि अगर शक राजा के पास अगर हमारी बीवी को जाना पड़े, यानी रामगुप्त की बीवी को, और रामगुप्त की बीवी का नाम जो था ध्रुव देवी था। दोस्तों देखिए, रामगुप्त की जो बीवी का नाम था वो ध्रुव देवी था और ध्रुव देवी को इनको सौंपना था, किसको? शक राजा को। ऐसी शर्त लगी थी। तो ध्रुव देवी इनका था नाम, और या कहीं कहीं और भी इनका नाम मिलता है ध्रुव स्वामिनी। आप देख सकते हैं ध्रुव स्वामिनी भी इनका नाम मिलता है, या ध्रुव देवी। तो ध्रुव देवी को शक राजा को देना था, ऐसी शर्त लगी थी। और ये शर्त मंजूर क्यों किया? क्योंकि ये बहुत ही अयोग्य शासक हुआ करता था। जो रामगुप्त था अयोग्य शासक हुआ था और इन्हीं के कारण शायद इसका छोटा भाई जो था वो इनका विरोध कर रहा था। तो हालांकि बाद में बात ऐसी हुई कि इसने एक षड्यंत्र रची चंद्रगुप्त द्वितीय ने। हालांकि चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हम जानेंगे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक षड्यंत्र ये रची कि जहाँ पे ध्रुव देवी को या ध्रुव स्वामिनी को जाना था शक राजा के पास, वहां पे चंद्रगुप्त द्वितीय ने ये सोचा कि इसके स्थान पर मैं अपना भेष बदल कर जाऊंगा। और ऐसा ही हुआ। हालांकि ये रामगुप्त जो था, इसको ये सोचा कि अगर मैं स्वीकार कर लिया हूं, ऐसा पता चलेगा शक राजा को तो बहुत बुरा हाल होगा, क्योंकि शर्त तो मंजूर की है हमने, शर्तों की मंजूरी की है कि हम अपनी बीवी को देंगे।
लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय को ये बर्दाश्त नहीं होता है। हालांकि वेश बदल के जाता है शक राजा के पास और वहां पे कुछ चौका चौंध करके शक राजा को मार देता है। चंद्रगुप्त द्वितीय शक राजा को मार देता है और शक राजा के मारने के पश्चात ये जब आता है तो यहाँ पर भी अपने शक राजा को पराजित करने के बाद ये अपनी खुशी से दोगुना उछल कूदता है और उसके बाद से रामगुप्त को भी मार देता है, क्योंकि रामगुप्त का जो व्यवहार था इसे पसंद नहीं थी। हालांकि ये इनका बड़ा भाई था, चंद्रगुप्त द्वितीय का रामगुप्त बड़ा भाई था, लेकिन इनके दुर्व्यवहारों के कारण ये दुर्व्यवहार इस मामले में था कि इसने अपनी बीवी को देने के लिए स्वीकार कर लिया था, मंजूरी कर लिया था शक राजा से। इसी के वजह से इसने स्वयं आकर शक राजा को तो मारा ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने, उसके बाद से रामगुप्त को भी वहां पे मार दिया। और रामगुप्त के मारने के पश्चात इनकी जो बीवी थी ध्रुव देवी या ध्रुव स्वामिनी स्वयं अपनी विधवा स्वयं रामगुप्त की विधवा पत्नी के साथ ये शादी कर लेता है। हालांकि इनका शादी का संबंध अगर बात करें दोस्तों तो शादी के संबंध में भी चंद्रगुप्त द्वितीय बहुत ही अव्वल है, बहुत ही आगे चला गया था। क्योंकि ये इसकी कुछ कूटनीति थी और इनके शादी के संबंध में बहुत सारे संबंध भी बनाए, क्योंकि इनको साम्राज्य का विस्तार करना था, तो इसलिए शादी का भी बहुत सारे संबंध बनाए। जैसे कि अगर शादी की बात करें दोस्तों तो इसने वाकाटक वंश में भी अपनी शादी की थी और यहाँ तक कि वाकाटक वंश में तो हालांकि इनकी जो पहली शादी हुई थी वो हुई थी आपके वाकाटक वंश में तो अपनी पुत्री की शादी की थी और पहली इनकी शादी जो हुई थी वो नागवंश में हुई थी और नागवंश में इसने एक कुबेर के साथ शादी की थी। इसने कुबेर नागा के साथ शादी की थी जिससे ये प्रभावती जन्म लेती है, कुबेर नागा से प्रभावती जन्म लेती है और इस प्रभावती का शादी कर देता है वाकाटक वंश में। तो इस तरह से अगर शादी का देखा जाए बात चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में तो इसने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए कई सारे शादियों को भी आगे अग्रिम रखा ताकि वहां से उसको कुछ ना कुछ चांस मिले ताकि अपने साम्राज्य का विस्तार कर सके। तो इस तरह शादी के मामले में भी चंद्रगुप्त द्वितीय बहुत ही आगे निकल चुका था। चलिए अब हम जानते हैं कि ध्रुव देवी या ध्रुव स्वामिनी ये तो किसकी पत्नी थी, ये रामगुप्त की पत्नी थी, लेकिन बाद में ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी बन गई। ये रामगुप्त की विधवा पत्नी के साथ ये शादी कर लेता है। और ये सब जितनी भी जानकारियां मिलती है दोस्तों हमें इतिहास में विशाख दत्त की एक नाटक है, विशाख दत्त की एक नाटक है जिसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम और उसी में हमें ये जानकारियां में, हालांकि ये जो देवी चंद्रगुप्तम है अभी अवेलेबल नहीं है, फिर भी इसका कुछ अंश जो है रामचंद्र और गुणचंद्र के नाट्य दर्पण से कुछ इसका मिलता है, कुछ अंश मिलता है। हालांकि देवी चंद्रगुप्तम अभी इसका मूल रूप से अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है, इसलिए ऐसा मत कहा जाता है। हालांकि ये भी कोई विश्वास नहीं है, इतिहासकारों का ऐसा मानना है। तो देवी चंद्रगुप्तम में भी इनका वर्णन मिलता है। अब बात कर ले दोस्तों कि विदिशा में दुर्जनपुर जो विदिशा में है तो दुर्जनपुर से कुछ जैन मूर्ति लेख मिली है, दुर्जनपुर से कुछ जैन मूर्ति लेख मिली है जहां से ये स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं ये जो रामगुप्त था इसका संबंध जैन धर्म से था, ये जैन धर्मावलंबी था, क्योंकि यहाँ से कुछ प्रमाण मिलते हैं और यहीं से संकेत मिलते हैं, यही जैन मूर्ति लेख से। तो इस तरह से रामगुप्त के बारे में बहुत कम ही जानकारियां उपलब्ध हैं इतिहास में, इसलिए क्योंकि इसका जो शासनकाल रहता है बहुत अल्प ही रहता है। ठीक है दोस्तों, तो रामगुप्त के बारे में बस इतनी सी जानकारी आपको याद रखनी है। आगे हम बात कर लेते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं और शायद आपने बहुत सारे वीडियो भी देखे होंगे, लेकिन मैं जो बताने वाला हूँ दोस्तों इसमें शायद आपको कुछ नए चीज देखने को मिल जाए, या पहले से आप जानते हो या कुछ नहीं जानते हैं, आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में अगर बात करें दोस्तों, विक्रमादित्य जिसे कहा जाता है, विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। और क्यों विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है? क्योंकि इसने शकों को पराजित किया था और शकों को पराजित करने के पश्चात इसने जो उपाधि धारण की वो विक्रमादित्य की ही उपाधि धारण की। हालांकि शक को जो पराजित किया
तो इसको शकारी के नाम से भी जाना जाने लगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसके चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में अगर बात करें तो इनका शासनकाल रहता है 380 से 415 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। कब? 380 से 415 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। शक राज्य का अंत इसी ने किया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों का अंत किया और शकों का अंत करने के बाद इसकी जो उपाधि मिल गई, शकारी की उपाधि मिल गई, मतलब कि शकारी कहे जाने लगा चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो था शकारी इसलिए कहा गया क्योंकि इसने शकों को हराया था, शकों को पराजित किया था। और इसी के शासनकाल में दोस्तों फाहियान भी भारत में आया था, लगभग 399 से 415 का ईस्वी के बीच में। तो फाहियान जिसका अर्थ होता है दोस्तों क्या? धर्म का आचार्य। धर्म का आचार्य फाहियान कौन था? ये चीनी यात्री था जो कि बौद्ध धर्म से अपना संबंध रखता था, बौद्ध विद्वान था। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के ही शासनकाल में भारत में आया था। ठीक है दोस्तों, ये जो था चंद्रगुप्त द्वितीय कला साहित्य के क्षेत्र में भी बहुत आगे था और ये कला साहित्य से बहुत प्रेम रखता था, इसकी सुरक्षा भी करता था। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये संरक्षक था किसकी? कला संस्कृति, इन तमाम चीजों का ये संरक्षक भी था, प्रेमी भी था। और इसने अपने जब शकों को ये पराजित किया दोस्तों, तो शकों को पराजित करने के पश्चात इसने जो सिक्के चलाए वो चांदी के सिक्के चलाए। शकों के पराजित होने के उपलक्ष्य में इसने जो सिक्के चलाए चांदी के सिक्के चलाए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कुछ। अगर हम बात करें दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय की, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को कई स्रोतों में अलग अलग नाम मिलता है। जैसे कि अगर हम बात करें वाकाटक लेखों में अगर बात करें तो इसका नाम मिलता है देवगुप्त। वाकाटक अभिलेखों में अगर बात करें, वाकाटक से जो अभिलेखें प्राप्त हुई है उसमें इसको क्या कहा गया है? उसमें देवगुप्त के नाम से जाना गया है। और वहीं देख लें कि सांची के लेख में इनका नाम क्या मिलता है? तो वहां सांची के लेख में इनका देवराज नाम मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से 2-3 पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। और जितने भी पॉइंट्स हैं दोस्तों शायद आपने पढ़ा होगा, तो अगर पढ़े हैं तो दोस्तों आपका रिवीजन हो जाएगा, और नहीं पढ़े हैं तो चलिए जान लीजिए। आगे अगर हम बात करें दोस्तों तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 9 रत्न होते थे, इनके 9 रत्न थे। और 9 रत्नों में दोस्तों नाम किनका किनका आता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण। दोस्तों 9 रत्न थे कौन? जो अपने किसी न किसी विशेष क्षेत्र में कुछ दक्षता रखते थे, कुछ निपुणता रखते थे, कुछ अनुभवी थे, वही थे 9 रत्न। और वहीं उन सभी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के समय में जितने भी थे 9 रत्न, उनके नाम इस प्रकार हैं। जैसे कि अगर कालिदास की बात करें तो कालिदास उनके समय में ही, चंद्रगुप्त द्वितीय के ही समय में इनका राज दरबारी साहित्यकार हुआ करता था, कवि हुआ करता था। हालांकि आगे भी चलेंगे तो बात करेंगे। उसके बाद अगर धन्वंतरी की बात करें तो धन्वंतरी भी उस समय का प्रमुख चिकित्सक हुआ करता था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के समय में। शपनक की बात करें तो ये बौद्ध विद्वान हुआ करता था उस वक्त, किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। अमर सिंह की बात करें तो वो कुशकार हुआ करते थे। उसके बाद शंकु की बात करें तो ये ज्योतिषाचार्य हुआ करते थे, शंकु ज्योतिषाचार्य हुआ करते थे। वहीं शर्त करपर की बात करें तो ये भी प्रमुख कवि हुआ करते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। और वराहमिहिर की अगर बात करें तो ये वनस्पति और खगोल शास्त्री थे। किसके समय में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के समय में ये कौन थे? वनस्पति और खगोल शास्त्री थे। वर रुचि की बात करें तो ये भी साहित्यकार थे। ये दोस्तों ये कुछ अपने में कुछ टैलेंटेड थे। उसके समय में ये उनके दरबारी कवि हुआ करते थे, साहित्यकार हुआ करते थे, गणितज्ञ हुआ करते थे। तो गणितज्ञों में अगर बात करें तो दोस्तों आर्यभट्ट का नाम आ जाता है। वहीं खगोल शास्त्री में बात करें तो वराहमिहिर का नाम आ जाता है। ये तमाम लेखक साहित्यकार, ये तमाम नाम जो आते हैं ये सब चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के ही समय में आते हैं। उसके बाद अगर बात करें वर रुचि की तो ये भी साहित्यकार थे। वेताल भट्ट की बात करें तो वेताल भट्ट के संबंध उसी वक्त चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के समय में रहता है। और वेताल से आपका नाम ही से स्पष्ट हो जाता है कि वेताल मतलब भूत पिशाच, समझिए ये भूत पिशाच की जानकारी रखने वाले थे
और इसने जादूगरी एवं तंत्र साधना मतलब से इससे विशेष वाकिफ थे। और उस चंद्रगुप्त द्वितीय के समय के जितने भी जैसे शमशान घाट होता है उसके बारे में विशेष जानकारी रखते थे ये वेताल भट्ट। तो इस तरह के हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ जो विद्वान हुआ करते थे वो सारे विद्वान इनके राज दरबारी हुआ करते थे। तो उसी में वेताल भट्ट भी आता है जो जादूगर और तंत्र मंत्र की विद्या जानते थे, तो वो उसमें अव्वल थे। आगे बात अगर कर रहे हैं दोस्तों कि संस्कृत भाषा का प्रसिद्ध जो कवि हैं वो कौन से नाम आता है संस्कृत भाषा में, उस चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के समय में जो सबसे प्रसिद्ध कवि हुए उन कवियों में नाम आता है कालिदास की। किसकी? कालिदास की नाम आता है। और उसके बाद पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, सबसे पहले किसने कहा था? तो सबसे पहले गुप्त वंशों में ही आर्यभट्ट ने कहा था, क्योंकि आर्यभट्ट भी चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबारी हुआ करते थे और इसी ने सबसे पहले बताया कि जो है इर्द गिर्द घूमता है कौन? पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमता है। और उसके बाद दोस्तों आर्यभट्ट का एक पुस्तक है जिसका नाम है आर्यभट्टियम, या यूं कह सकते हैं कि आर्यभट्टियम पुस्तक के लेखक जो है वो आर्यभट्ट है। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसके बारे में, इसके आगे शासकों के बारे में, जैसा कि मैंने लिखा है यहाँ पे रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, इनके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। अगले वीडियो में दोस्तों हम चर्चा करेंगे कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त प्रथम, पुरुगुप्त, उसके बाद जितने भी शासक हैं धीरे धीरे हम बात करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों अगर ये वीडियो किसी भी तरह आपको प्रभावित किया होगा तो दोस्तों अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।